नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग में आईपीएस नेताओं की बैठक में लेंगे भाग। दक्षिण अफ्रीका सहित कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। जोहान्सबर्ग में हुई द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी पहल की घोषणा। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच और गहरा होगा लोकतांत्रिक सहयोग। हमास और इजराइल ने एक दूसरे पर लगाया संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप। गाजा पर इजरायली हमले में 20 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल। छप्पनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज तमिल फिल्म लॉकडाउन का होगा वर्ल्ड प्रीमियर। मास्टर क्लास के साथ ही लता मंगेशकर मेमोरियल टॉक का भी होगा आयोजन। और मुंबई में WNC नेवी हाफ मैराथन में दौड़े हजारों लोग। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में फिट इंडिया का दिया संदेश। और ये बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं और आज उनका तीसरा और अंतिम दिन है। पीएम आज G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में भी भाग लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी छठे IPSA शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और साथ ही इसके अलावा जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री माइक कार्नी के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी वार्ता करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तनों के साथ साथ मजबूत खाद्य प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए एक लचीली दुनिया के निर्माण पर केंद्रित दूसरे सत्र को संबोधित यहाँ किया गया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत इन सभी मोर्चों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा है जो मानव केंद्रित और समावेशी हो। भारत स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि भारत पुनर्चक्रण, शहरी खनन, सेकेंड लाइफ बैटरियों और इससे जुड़े नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलरिटी पहल का प्रस्ताव रखता है। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रतिकूल प्रभाव हमारे कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि कैसे भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा और पोषण सहायता कार्यक्रम, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना और फसल बीमा योजना के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान कर रहा है। भारत पौष्टिकता से भरपूर श्री अन्न यानी मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में भी अग्रणी है। और वहीं G20 लीडर समिट के पहले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रगति और प्रकृति के बीच सामंजस्य के लिए भारत के सभ्यतागत ज्ञान पर आधारित एकात्म मानववाद के विचार को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान की गई पहल को G20 जोहान्सबर्ग में आगे बढ़ाया गया है। पीएम ने स्किल माइग्रेशन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, AI, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में किए गए कार्यों की सराहना की। पीएम ने वैश्विक संस्थाओं में ग्लोबल साउथ की बड़ी भागीदारी पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने कुछ कार्य योजनाओं का इस दौरान प्रस्ताव रखा। इनमें G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार पहल शामिल है। पीएम ने इस संबंध में समृद्ध भारतीय परंपरा को रेखांकित किया। साथ ही वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार पहल का प्रस्ताव उन्होंने रखा। किस तरीके से समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। इसके साथ ही वैश्विक प्रगति के लिए अफ्रीका की प्रगति अत्यंत महत्वपूर्ण, ये कहा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में। और साथ ही अफ्रीका के साथ ही हमेशा एकजुट है भारत, इस बात को भी दोहराया। खासतौर से अगर देखा जाए G20 अफ्रीका कौशल गुणक पहल का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने बताया कि अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल के गठन का भी प्रस्ताव यहां रखा गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया कि G20 देशों के प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञों की टीमें बनाने पर बल दिया जाए और मादक पदार्थों आतंकवाद के गठजोड़ से मुकाबले की पहल भी की जाए। यानी तमाम वो बड़ी चुनौतियां, इनकी कैसे पहल रख सकती है, तो अहम कार्य योजनाओं का यहाँ प्रस्ताव उन्होंने प्रधानमंत्री ने इस दौरान रखा और साथ ही साथ किस तरीके से कोई खतरनाक गठजोड़ भी है या तमाम बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में भी संबोधन में उन्होंने जिक्र किया। इससे पहले पीएम का सम्मेलन स्थल पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने पीएम का अभिनंदन नमस्ते करके किया। पीएम ने सम्मेलन में जुटे कई विश्व नेताओं से बातचीत भी की। पीएम की ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेमयांग और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ कई देश के नेताओं से मुलाकात हुई। इस बार का G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में खास है। अफ्रीका में आयोजित होने वाला ये पहला G20 शिखर सम्मेलन है। 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना था। इस वर्ष के G20 का विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता है। G20 लीडर समिट के पहले दिन जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का लीडर्स डिक्लेरेशन जारी किया गया। G20 समिट के लीडर्स डिक्लेरेशन में भारत की प्राथमिकता और उसके नेतृत्व में हुए प्रमुख वैश्विक निष्कर्षों को स्पष्ट दिया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान स्थापित कई महत्वपूर्ण एजेंडे इस घोषणा पत्र में फिर से मजबूत किए गए हैं, जिसमें ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती मिली है। लीडर्स डिक्लेरेशन में आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया गया है। आतंकवाद के हर स्वरूप की कड़ी निंदा इस दौरान की गई है। साथ ही दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी पहल की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बैठक के बाद इसकी घोषणा हुई। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये पहल उभरती प्रौद्योगिकियों में 3 महाद्वीपों और 3 महासागरों के लोकतांत्रिक साझेदारों के बीच सहयोग को गहरा करेगी। पीएम ने लिखा कि ये पहल आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण, स्वच्छ ऊर्जा और एआई को व्यापक रूप से अपनाने में सहायता प्रदान करेगी। पीएम ने लिखा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों और मानवीय सहायता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। साथ ही दोनों के बीच यूक्रेन संघर्ष से जुड़े ताज़ा हालात और मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और स्थायी शांति की स्थापना के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। दुबई एयर शो के दौरान LCA तेजस दुर्घटना में शहीद हुए विंग कमांडर नमांश सियाल का पार्थिव शरीर आज कोयम्बटूर के सिलूर एयरबेस पर लाया गया। वायुसेना के अधिकारियों, कर्मियों और स्थानीय प्रशासन ने उन्हें सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। वायुसेना ने विंग कमांडर नमांश सियाल को अंतिम सलामी दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर त्वरित और सख्त कार्रवाई स्पष्ट के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठिए हैं उनकी पहचान करे और सुनिश्चित करे और साथ ही नियमानुसार कार्रवाई शुरू करे। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा। हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले अब अयोध्या धाम की भी। अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन से पहले मंदिर परिसर में तैयारियां अंतिम चरण में है और पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि अयोध्या धाम का नाम फिर से इतिहास के पृष्ठ पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। CM ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या धाम में होने वाला हर कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। उन्होंने आगे प्रदेश की समृद्धि की कामना करते हुए लिखा कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आरंभ हो। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह होगा और समारोह की तैयारियां लगातार चरम पर नजर आ रही हैं। श्री राम मंदिर के हर कोने को खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने मंदिर परिसर के भीतर तैयारियों का जायजा लिया। इस वक्त दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की टीम मौजूद है अयोध्या स्थित भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर में, जो नवनिर्मित है, जिसमें 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे और इसके पूर्ण होने का कहीं न कहीं शंखनाद करेंगे। हमारे पीछे आप ठीक देख सकते हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शिखर पर जहां पताका फहराई जानी है, वहां पर भी तेज रोशनी के साथ लोगों को जो है इस बात का उद्बोध कराया जा रहा है कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री आकर के यहीं पर जो है ध्वजारोहण करेंगे। हमारे ठीक पीछे मंदिर के जो है इस वक्त यज्ञशाला में लगातार जो है उस ध्वज की पूजा अर्चना चल रही है। 5 दिनों तक चलने वाली इस पूजा अर्चना का अंतिम चरण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ध्वज पताका के साथ भगवान श्री राम के चरणों में रख करके इसकी पूजा और अर्चना करेंगे। शास्त्रों में यह विदित है कि यदि मंदिर के कपाट बंद हैं और श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं तो धर्म ध्वजा और कलश के दर्शन मात्र से ही उन्हें इस भव्य मंदिर और भगवान के दिव्य दर्शन के लाभ की प्राप्ति होती है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर पर ही धर्म ध्वजा फहराएंगे, बल्कि त्रेता युग के उन महान ऋषियों की भी जो सप्त ऋषि आश्रम बनाया गया है, वहाँ पर भी आकर के हर मंदिर में वो धर्म ध्वजा फहराएंगे। लगभग 7,000 से अधिक अतिथि यहाँ पर उस दिन मौजूद रहेंगे। एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा के उस अवसर को पाने के लिए लालायित अयोध्या पूरी तरह से सजाई जा चुकी है और इसके साथ ही राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद इस पूरे मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि धर्म ध्वजा जिस दिन फहराई जा रही है उस दिन भगवान राम और सीता का विवाह भी हुआ था और उस विवाह के उस मुहूर्त में कहीं न कहीं जो है धर्म ध्वजा फहरा करके सनातन धर्म की जो एक दर्शन है वह सारी दुनिया को अनुप्राणित करे, इस कामना के साथ यहाँ पर लोग
लगातार चले आ रहे हैं। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या राम मंदिर परिसर। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है और खासतौर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक है कि मंदिर अब पूर्ण हो चुका है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी, हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे उनकी अनुभूति भी जानेंगे, मंदिर की खासियत भी जानेंगे और इस कार्यक्रम के बारे में भी जानेंगे। चंपत राय जी, भूमि पूजन, प्राण प्रतिष्ठा और अब ध्वज फहराया जाना, ये तीसरा अवसर होगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे। क्या कुछ कार्यक्रम 25 नवंबर को लेकर के है? भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 25 नवंबर के पहले 4 बार मंदिर में आ चुके हैं। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन पर आए, उसके पश्चात एक बार दीपोत्सव पर आए, उसके पश्चात रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री आए और एक बार जब चुनाव का माहौल था तब भी माननीय प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने आए। 4 बार आ चुके हैं, 5वां अवसर है और ये किसी भी मंदिर के लिए सार्वजनिक होने का सबसे अंतिम प्रसंग है ध्वजारोहण। ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक है कि अब मंदिर पूर्ण हो चुका है, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। ये अवसर है, बहुत अच्छी तैयारियां हैं। 6000 से अधिक समाज के उन बंधुओं को बुलाया है, तो समाज का एक बहुत ही सामान्य वर्ग वो इस आयोजन का साक्षी बनेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। हमने कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया है। चंपत जी, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ख्याति रही है, भगवान श्री राम जन जन के राम थे, उसी तरह से 25 नवंबर की व्यवस्था भी है कि जन जन यहाँ पर आकर के आलोकित हो सके, इस बात को लेकर के कि 550 वर्षों बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, भारत ने ब्राज़ील के बेलेम में हुई COP30 की क्लोजिंग प्लेनरी में जलवायु न्याय, इक्विटी और वैश्विक एकजुटता को मजबूती से उठाया। भारत ने क्लाइमेट फाइनेंस को केंद्र में लाने के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई कि रियो में किए गए 33 साल पुराने वादों को अब पूरा करने की दिशा में ठोस कदम दिखेंगे। जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का बोझ उन देशों पर नहीं डाला जा सकता जिनकी इसमें सबसे कम भूमिका है। इसके साथ ही भारत ने नियम आधारित, न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था और सभी देशों को साथ लेकर चलने वाले क्लाइमेट एक्शन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश में लागू 4 नई श्रम संहिताओं को क्रांतिकारी कदम बताया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि ये श्रम संहिताएं देश में MSME सेक्टर को मजबूत करने में सहायक होंगी, साथ ही इसमें श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने का रास्ता भी खुलेगा। Notified 4 labor codes which will replace 29 labor laws by 4 well articulated modern labor codes which will help Indian industry and the MSME sector particularly, which will ensure our workers get a better deal, which will ensure that our contractual workers, non-formal workers also get social security.
केरल में 23 नवंबर यानी आज भारी बारिश, बिजली गिरने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्व अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के मजबूत होने के कारण अब जो अलर्ट है जारी किया है। आईएमडी के अनुसार केरल और लक्षद्वीप में 26 नवंबर तक गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। साथ ही सबरीमाला तीर्थ यात्रा के चलते पहाड़ी मंदिरों में जाने वाले भक्तों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठनमथिट्टा, अलपुझा, कोट्यम, एर्नाकुलम और इडुक्की में येलो अलर्ट जारी है और 24 नवंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलपुझा, पलक्कड़ और मलप्पुरम अलर्ट पर हैं। और रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी। आपको बता दें, गजा में शनिवार को इजराइल की ओर से हुई एयर स्ट्राइक में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। साथ ही इस दौरान 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पहला हमला गजा शहर के रिमाल इलाके में कार पर हुआ, जिसमें 5 लोग मारे गए। इसके साथ ही इस हमले में कुछ ही देर बाद इजरायली वायुसेना ने गजा के मध्य क्षेत्र देर अल बलहा और नुसरत कैंप में 2 घरों पर हवाई हमले किए। इनमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इसके बाद पश्चिमी गजा शहर में एक और घर पर हमला हुआ, जिसमें 5 और लोगों की मौत हुई। इजराइल का कहना है कि हमास ने संघर्ष विराम तोड़ा है। जवाब में हमास के एक अधिकारी ने इजरायली सेना के आरोपों को निराधार और मारने का बहाना करार देते हुए कहा कि समूह संघर्ष विराम समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है। इजराइल और हमास दोनों ने एक दूसरे पर 6 हफ्ते पहले हुए संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। और आज जिनेवा में आज से अमेरिका, यूक्रेन और रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच अहम बैठक होगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी समाधान खोजने पर होगा। अमेरिका के प्रतिनिधि वार्ता में मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे, जबकि दोनों पक्ष अपनी शर्तें और सुरक्षा चिंताओं को सामने रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने और उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर वाशिंगटन में रिमूव द रिजीम रैली का आयोजन किया गया। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन में टेक्सास के अमेरिकी प्रतिनिधि अल ग्रीन मुख्य स्पीकर रहे। प्रदर्शनकारियों ने रैली के बाद नेशनल मॉल तक मार्च किया। और बात कर लेते हैं इफ्फी की, जो यहाँ 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज भारतीय पैनोरमा और अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में बहुप्रतीक्षित गाला प्रीमियर की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। भारतीय पैनोरमा के अंतर्गत ARG निर्देशित तमिल फिल्म लॉकडाउन का वर्ल्ड प्रीमियर होगा। इसी के साथ हिंदी फिल्म बद 2 भी अपने वर्ल्ड प्रीमियर के साथ चर्चा में है। अंतर्राष्ट्रीय खंड में भी 2 प्रमुख फिल्मों का गाला प्रीमियर दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। फ्रांस और कोसोवो की संयुक्त प्रस्तुति ओडेसी ऑफ जॉय और उज्बेकिस्तान की इन परस्यू ऑफ स्प्रिंग अपने वैश्विक कथानक और संवेदनशील प्रस्तुति के लिए उत्सुकता का केंद्र बनी हुई है। फिल्म स्क्रीनिंग्स के साथ ही आज महोत्सव में ज्ञानवर्धक मास्टर क्लास और पैनल चर्चाएं भी आयोजित की जा रही हैं। सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर अपनी प्रेरणादायी मास्टर क्लास गिविंग अप इज नॉट अ चॉइस में अपने रचनात्मक सफर और अनुभवों को साझा करेंगे। स्वतंत्र सिनेमा के वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित विशेष महिला पैनल चर्चा अ ग्लोबल नैरेटिव थ्रू इंडिपेंडेंट सिनेमा भी आज कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सत्र में गोल्डन गोबलेट अवार्ड विजेता अभिनेत्री मीनाक्षी जैन, फिल्म मेकर और नॉर्थ ईस्ट प्रतिनिधि रजनी बसुमतारी सहित कई विशिष्ट पैनलिस्ट शामिल होंगी। इसके अलावा प्रतिष्ठित लता मंगेशकर मेमोरियल टॉक भी आयोजित किया जाएगा। मुंबई में WNC नेवी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। अभिनेता सुनील शेट्टी और वेस्ट नेवी कमांड के चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने WNC नेवी हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने लोगों को फिटनेस के प्रति सचेत किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ऐसी चीज़ है कि हमें रोज़ ही इसका ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो डेली की ज़रूरत है। हफ्ते में 6 दिन तो होना चाहिए रनिंग या फिटनेस अपने ज़िंदगी में। और उसके अलावा ऐसे इवेंट से क्या हो जाता है, इंसान एक साथ आ जाता है, एकजुट के अच्छी चीज़ें करते हैं। तो जब स्पेशली नेवी
ऐसे मैराथन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके पीछे बहुत सारा वेट है, बहुत सारा प्यार है। तो फिट इंडिया का संदेश भी इस दौरान मैराथन में दिया गया। वहीं डेफलिम्पिक्स में भारत के अभिनव देशवाल ने 25 मीटर पिस्टल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। उन्होंने पहले ही विश्व रिकॉर्ड और डेफलिम्पिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी और अंतिम शॉट में तकनीकी खराबी आने के बावजूद बढ़त बनाए रखी। कोरिया की लीना सेरुंगहवा ने रजत और यूक्रेन के फोमिन सेरेही ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं फाइनल में भारत के चेतन हनुमंत सापकाल ने 5वें स्थान पर कब्जा किया। अभिनव की यह जीत भारत के लिए डेफलिम्पिक्स में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है और देशवासियों के बीच उत्साह का माहौल जिस जीत ने बना दिया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।